माय नेम इज कमल कृष्णा एंड यू आर वाचिंग एग्जाम प्ले। सो ये वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूशन में है। प्रीवियस दो वीडियोस में हमने देखा था मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, यानी कि बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो कैसे बैंक अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट कर सकती है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्गेज के बारे में। सो मॉर्गेज डिफाइन होता है सेक्शन 58A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो बेसिकली मॉर्गेज में क्या होता है कि बोरोवर अपना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड या फिर फ्लैट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है लेंडर के केस में, यानी कि बैंक के फेवर में, सो दैट उसे लोन मिल सके। ठीक है, और ट्रांसफरर को मॉर्गेजर कहेंगे और ट्रांसफरी को मॉर्गेजी। एंड द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच मनी इज सिक्योर्ड इज कॉल्ड मॉर्गेज मनी, यानी कि उस लोन पे जो प्रिंसिपल है, ठीक है, और इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला के मॉर्गेज मनी कहा जाएगा। और जो इस केस में इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो डॉक्यूमेंट साइन किया कराया जाता है, जैसे कि हाइपोथिकेशन के केस में हमने देखा था डीड ऑफ हाइपोथिकेशन, प्लेज के केस में डीड ऑफ प्लेज। सो मॉर्गेज के केस में होता है मॉर्गेज डीड। सो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का ये एक लीगल टर्म है। बेसिकली ओनरशिप में बंडल ऑफ राइट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लॉ की लैंग्वेज में बात करें, ओनरशिप में बंडल ऑफ राइट्स होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास ओनरशिप है किसी भी लैंड की या किसी भी प्रॉपर्टी की, तो मेरे पास राइट ऑफ पोजीशन है, राइट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे पास राइट टू डिस्पोज है, यानी कि मैं उसे बेच सकता हूँ, उसका एंजॉयमेंट ले सकता हूँ, उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी ले सकता हूँ, ये सब। तो ओनरशिप में करीब करीब 4-5 तरह के राइट्स होते हैं। सो मॉर्गेज के केस में यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करते हैं स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। सो मॉर्गेज के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सो फर्स्ट थिंग, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बाय द मॉर्गेजर, यानी कि ओनर। मॉर्गेजर का मतलब होगा बोरोवर, ओनर या फिर लेसर। और ट्रांसफर जो होता है, इट शुड बी टू सिक्योर द मनी पेड और टू बी पेड बाय वे ऑफ लोन। लोन सिक्योर करने के लिए ही ट्रांसफर किया जा रहा है और कोई पर्पस नहीं है। थर्ड, मॉर्गेज जो होता है लैंड का, प्रॉपर्टी का या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो 6 तरीके से हो सकता है। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इक्विटेबल मॉर्गेज और अनोमलस मॉर्गेज। सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मॉर्गेज। सो सिंपल मॉर्गेज जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ मॉर्गेज होता है, जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा, बेसिकली एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पोजीशन नहीं दिया जाता है प्रॉपर्टी का, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके थ्रू इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के बाद मुझे कुछ लोन मिलता है, और उस लोन पे जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बन रहा है वो दोनों को मिला के मैं मॉर्गेज मनी बोलूंगा, और जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मॉर्गेज डीड बोलेंगे। सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Without delivering possession of the mortgage property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his default to pay, that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the property to be sold by decree of the court in a suit. बेसिकली इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर करके लोन सिक्योर करना, और अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूँ अपने लोन पे, तो मॉर्गेजी के पास यानी कि बैंक के पास राइट होगा कि वो कोर्ट जाके इस सिक्योरिटी को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर सके। सो इस केस में फर्स्ट थिंग नोट करने की जरूरत ये है कि कोर्ट के बिना बैंक प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, यानी कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। फर्स्ट थिंग ये, बैंक के पास कोई राइट नहीं होता कि उस प्रॉपर्टी में से जो रेंट आ रहा है या उसमें कोई प्रोड्यूस आ रहा है, सपोज मेरी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके प्रोड्यूस पर कोई हक नहीं होता बैंक का, उस पर कोई रेंट का कोई हक नहीं होता।
और वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में भी नहीं जाती है, लैंड मेरे पास ही रहती है, ठीक है, बस उसका एक इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट बैंक के पास आगे जाके ये राइट रहता है कि मैं अपने लोन को रिकवर करने के लिए इस प्रॉपर्टी को कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू बेच सके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सपोज मेरा 50 लाख का लोन था और मेरा 50 लाख का लोन सपोज मैं डिफॉल्ट हो गया और मेरी प्रॉपर्टी वर्थ है मान लो 1 करोड़ की और वो मार्केट में सेल भी होती है 1 करोड़ की। सो बैंक का लोन तो सिर्फ था 50 लैक्स का और सपोज कुछ इंटरेस्ट होगा तो 50 लैक्स पे सपोज इंटरेस्ट हो गया होगा, मिला के 60 लैक्स का हो गया होगा और वो प्रॉपर्टी बेची गई 1 करोड़ में। सो बैंक इस केस में पूरा का पूरा 1 करोड़ रखेगा या फिर 60 लैक्स। सो मॉर्गेज डीड में ये साफ साफ लिखा होता है कि सिर्फ वो अमाउंट रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी बेचने का राइट रखता है। तो अगर 60 लाख का लोन है जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व है 60 लाख में, तो वो सिर्फ अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेची जाती है तो उसमें से वो सिर्फ 60 लाख का अमाउंट रिकवर करेगा, 40 लाख जो ओनर है, जो बोरोअर है, वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये था सिंपल मॉर्गेज। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ मॉर्गेज है, जनरली यही मॉर्गेज होता है। मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल, ये डिफाइंड है सेक्शन 58C ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक तरीके से ऑस्टेंसिबल सेल होती है। अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉर्गेजर ostensibly sells the mortgage property on the condition that on default of payment of mortgage money on a certain date, the sale shall become absolute. On such payment being made, the sale shall become void. And on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. So, by way of conditional sale का मतलब है कि एक तो होती है एब्सोल्यूट सेल और एक होती है ऑस्टेंसिबल सेल। यानी कि मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि सेल हो गई है लेकिन एक्चुअली सेल हुई नहीं है, और एक्चुअल सेल का मतलब होता है कि सच में मैंने ओनरशिप का राइट ट्रांसफर कर दी है। सो मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल में ऐसा होता है, जो मॉर्गेज डीड है उसमें लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है और इसे ऑस्टेंसिबल सेल माना जा रहा है और इस प्रॉपर्टी के केस में मान लो मुझे 1 करोड़ मिल गए एज अ लोन। सो अगर मैं टाइम पे चुका देता हूँ, ठीक है, टाइम पे मैंने 1 करोड़ रुपए चुका दिए, तो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूं तो फिर इसको सेल माना जाएगा, यानी कि जो मैंने ऑस्टेंसिबल सेल करी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्चुअल सेल में। ठीक है, सो एक्चुअली उसमें फिर होता क्या है कि बैंक फिर उसमें आगे जाके कुछ एक्शन नहीं लेता है। मतलब अगर उस मॉर्गेज डीड में लिखा हुआ है कि ठीक है अगर ये पैसे नहीं चुका पाया तो ये एक्चुअल एब्सोल्यूट सेल मानी जाएगी, तो यहाँ पे बैंक को कोर्ट नहीं जाना पड़ता और बैंक के पास फुल राइट्स आ जाते हैं फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो वो उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी कर सकते हैं। सो इस कंडीशनल सेल का मतलब ये है कि मैं मॉर्गेज डीड में लिख रहा हूँ कि ऑस्टेंसिबल सेल दिखा रहा हूँ कि इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे लोन मिल गया, ठीक है, और इसको सेल तब तक माना जाएगा जब तक मैं वापस पैसे नहीं चुका देता। पैसे चुका दिए तो वापस ही प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, और अगर डिफॉल्ट कर जाता हूं तो इसको एब्सोल्यूट सेल माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि प्रॉपर्टी पे मैंने मॉर्गेज नहीं लिया था, वो बेच दी थी मैंने बैंक को, इस तरीके से। यूजोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज, सो इस नाम में ही यूज है। सो इस यूजोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज से क्लियर होता है कि यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है। अभी हमने जो देखा था लास्ट 2 केसेस में, मॉर्गेज यानी कि जो ओनर है, मॉर्गेजर जो है, ओनर है, जो बोरोअर है, वो अपना लैंड का सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है बैंक को, सो दैट अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन रिकवर करने का राइट रखे। यूजोफ्रैक्चुरी मॉर्गेज में पोजीशन भी ट्रांसफर किया जाता है प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट या फिर इंटरेस्ट या फिर कोई सपोज एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें कुछ प्रोड्यूस है, तो वो बेच के जो प्रॉफिट आ रहा है वो सारा का सारा उस लोन को चुकाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो इस केस में द मॉर्गेजर यानी कि ओनर डिलीवर्स पोजीशन एक्सप्रेसली एंड बाइंड्स हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी, यानी कि इसमें पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है इंटरेस्ट के साथ साथ।
और इसमें उसको ऑथराइज किया जाता है मॉर्गेजी को टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी and to receive the rents and profits accruing from the property or any part of such rents and profits to appropriate the same in lieu of interest or in payment of the mortgage money. कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं यूजरफ्रैक्चरी मॉर्गेज के, जैसे भी हमने पहले देखा कि द मॉर्गेजी यानी कि जो बैंक है, लेंडर है, इज पुट इन पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. ओके, एंड जरूरी नहीं कि फिजिकल पोजीशन ही हो, लीगल पोजीशन भी हो सकता है. ओके, और सेकंड थिंग ये है द मॉर्गेजी यानी कि बैंक हैज द राइट टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, और ये प्रॉफिट और रेंट का यूज किया जा सकता है लोन के रीपेमेंट में, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों. And the fourth point is there is no time limit specified and the mortgagee remains in possession of the property until the debt is repaid. यानी कि डेट जब तक पूरा नहीं चुकाया जाता तब तक बैंक जो है, लेंडर जो है, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में रहता है और उससे मिलने वाले रेंट और प्रॉफिट का यूज करता है लोन के रीपेमेंट में. सो अब हम देखेंगे इंग्लिश मॉर्गेज. इंग्लिश मॉर्गेज डिफाइंड है सेक्शन 58E ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो इंग्लिश मॉर्गेज में बेसिकली दो ट्रांजेक्शन होते हैं, दो सेल्स होती हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है जिसमें बोरोर जो है अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देता है मॉर्गेजी को यानी कि बैंक को. ठीक है, उस कंडीशन पे कि जो भी लोन लिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी को सेल करके, वो लोन चुकाते ही फिर से वो लेंडर यानी कि बैंक वापस ओरिजिनल ओनर को वो प्रॉपर्टी बेच देगा. ठीक है, जैसे ही लोन पेमेंट आ जाएगा तो वैसे ही बैंक वापस अपनी प्रॉपर्टी, वैसे ही उसकी ओनर की प्रॉपर्टी उसको वापस ट्रांसफर कर देगा ओनरशिप के साथ. सो इंग्लिश मॉर्गेज में बेसिकली दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इस तरीके से. So English mortgage is a transaction in which the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfers the mortgage property absolutely, यानी कि properly ownership transfer हो रही है, absolute sale हो रही है to the mortgagee, but subject to the provision that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money. So इंग्लिश मॉर्गेज जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तब होता था, अभी ये बिल्कुल ही अनकॉमन है. ठीक है, सबसे पॉपुलर मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज ही है. मोर देन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, मोर देन 50% ऑफ द टाइम सिंपल मॉर्गेज ही आपको दिखेगा हर जगह. अब हम देखेंगे इक्विटेबल मॉर्गेज या फिर इसे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी कहते हैं. ये मॉर्गेज डिफाइंड है सेक्शन 58F ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है. ओके, सो इसमें इस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोलकाता, चेन्नई और मुंबई ये जो टाउन्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा टाउन जो स्टेट गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करे ऑफिशियल गजेट में, वहां पर एक एजेंट या फिर कोई बोरोर जिसको पैसा चाहिए अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वो सिंपली अगर टाइटल डीड डिपॉजिट कर देता है क्रेडिटर को तो उसे इक्विटेबल मॉर्गेज माना जाएगा या फिर मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स बोलेंगे. और इसमें जो ट्रांजैक्शन, इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एंट्री या फिर मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी कहते हैं, MODT बेसिकली, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. सो इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं. Such a mortgage can be effected only in the towns notified by the state government. However, the territorial restriction refers to the place where the title deeds are delivered and not to the situation of the property mortgaged. यानी कि ये जो बात की जा रही है टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन की, यानी कि सिर्फ उन टाउन्स में ही पॉसिबल है इक्विटेबल मॉर्गेज जो टाउन्स स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे. सो यहाँ पे वो टाउन्स हैं जहाँ पे डीड्स ट्रांसफर की जा सकती हैं. सपोज कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है, तो यहाँ पे कोई दिल्ली का पर्सन भी आके अपने टाइटल डीड डिपॉजिट करेगा तो उसे मॉर्गेज माना जाएगा. तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है, जो टेरिटरी का रेस्ट्रिक्शन है, वो उस प्लेस से है जहाँ पे टाइटल डीड्स रिसीव हो सकते हैं. ओके, जैसे कि इसमें लिखा है where the title deeds are delivered and not to the situation of the property mortgage. प्रॉपर्टी कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, पूरी इंडिया से कहीं से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो टाउन्स की बात की जा रही है जहाँ पे टाइटल डीड्स ट्रांसफर होने हैं. लास्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज है अनॉमलस मॉर्गेज.
अनोमलस का लिटरल मीनिंग होता है इररेगुलर, ठीक है। और ये मॉर्गेज डिफाइंड है सेक्शन 58G ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो बेसिकली ये नेगेटिवली डिफाइंड है, यानी कि अगर हमने जो लास्ट 5 मॉर्गेजेस पढ़े हैं, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सो जो हमने लास्ट 5 मॉर्गेजेस पढ़े हैं उनमें से अगर ये कोई भी मॉर्गेज नहीं होता है तो उसे अनोमलस मॉर्गेज बोलते हैं। और अनोमलस मॉर्गेज बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस, यानी कि एक मॉर्गेज जो हो सकता है कि दो मॉर्गेजेस का कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि एक सिंपल और यूजरफ्रैक्चरिंग मॉर्गेज हो सकता है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन मॉर्गेज हो, या फिर यूजरफ्रैक्चरिंग मॉर्गेज के साथ साथ कंडीशनल सेल भी उसमें कंडीशन लगाए गए उस डॉक्यूमेंट में। सो इस तरह के मॉर्गेजेस को अनोमलस मॉर्गेज बोलते हैं। सो बेसिकली नेगेटिवली डिफाइंड है, यानी कि पहले 5 तरह के जो मॉर्गेज नहीं है उसे अनोमलस बोलेंगे, और जनरली ये कॉम्बिनेशन होता है, एक मिक्सचर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस का। ओके, सो ये टॉपिक होता है खत्म। सो जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन डिफरेंट एसेट्स, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।